Hello, dear students. This is your Dr. Sirajuddin again in your YouTube channel Agri-Tutorial. And before I start this lecture, please subscribe my YouTube channel Agri-Tutorial. So in this video, I have come up with a very interesting topic जो कि generally discuss नहीं किया जाता है. And today we'll be talking about fate of soil applied herbicides. So what will be the fate of soil applied herbicides we'll discuss in this lecture. So without much ado, let us start this lecture. So first of all, let me tell you some introductory part of it. You know that herbicides are either applied directly to the soil, like your pre-emergence herbicide, or onto the foliage of weeds and crops like your emergence, post-emergence herbicides. तो इट मीन्स या तो हर्बिसाइड्स प्री इमर्जेंस आपका डायरेक्टली सॉइल पे डाले जाते हैं, या जो पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड्स होते हैं वो आपके फॉलिएज या मतलब वीड्स के फॉलिएज पे या क्रॉप्स पे डाले जाते हैं. तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ पार्ट पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड का भी सॉइल में रीच करेगा, और प्री इमर्जेंस का तो आपका डायरेक्टली सॉइल पर अप्लाई होगा ही होगा. सो होता क्या है, अपॉन कॉन्टेक्ट विद दिस सॉइल हर्बिसाइड्स आर सब्जेक्टेड टू वेरियस प्रोसेसेस. तो जैसे ही आपका हर्बिसाइड्स आपके सॉइल में अप्लाई किए जाते हैं, देन अपॉन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल they are subjected to different processes, and these various processes and reactions that take place between herbicides and the soil are important because they can affect the activity as well as the behavior of the herbicide. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से प्रोसेसेस और कौन कौन से रिएक्शंस आपके हर्बिसाइड्स और सॉइल के बीच में होते हैं. क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि आपका जो हर्बिसाइड का बिहेवियर है वो क्या है सॉइल में, और उसकी एक्टिविटी कैसे उससे हैम्पर हो सकती है. ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हर्बिसाइड बिहेवियर इन द सॉइल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों ये ज़रूरी है पढ़ना. ठीक है, तो इट डिटरमाइंस सक्सेस और फेलियर इन द वीड कंट्रोल. तो इससे हमें पता चल जाता है कि हर्बिसाइड्स एक सक्सेस होगा या फेलियर होगा वीड कंट्रोल के लिए. इवन इट ऑल्सो डिटरमाइंस वेदर और नॉट क्रॉप इंजरी अकर्स. इससे हमको ये भी पता चलेगा कि फाइटोटॉक्सिक सिम्टम्स तो कोई नहीं आएंगे. Then it also affects the persistence of the herbicide, which in turn determines the length of weed control and whether or not there is carryover to the following crop. तो अगर हम बिहेवियर स्टडी करते हैं हर्बिसाइड का, तो हमको हर्बिसाइड के पर्सिस्टेंस के बारे में पता चलेगा कि वो कितने देर तक सॉइल में रह सकता है एक्टिव, और उससे हमें पता चलेगा कि जो लेंथ ऑफ वीड कंट्रोल है वो क्या है उस हर्बिसाइड की, और बेसिकली क्या उसका नेक्स्ट क्रॉप में कोई कैरी ओवर होगा या नहीं होगा. सो अल्टीमेटली इट डिटरमाइंस द एनवायरमेंटल फेट ऑफ द herbicide actually. So now the question arises here, what is environmental fate of the herbicide? So it means environmental fate is referred to different interacting processes that led to that lead to removal of a herbicide from its original site of application. तो जब आप एक हर्बिसाइड को जब सॉइल में डालते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल साइट ऑफ एप्लीकेशन से, ठीक है, जो उसका रिमूवल हो रहा है किस किस इंटरैक्टिंग प्रोसेस की वजह से हो रहा है, उसी सब को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल फेट बोलते हैं. इट मीन्स इट रेफर्स टू द डिफरेंट इंटरैक्टिंग प्रोसेसेस दैट लीड टू द रिमूवल ऑफ हर्बिसाइड फ्रॉम इट्स original site of application. Okay, so again we have divided your environmental fate into two broad categories here. So one is transport processes and the another one is degradation processes. So you see in the transport processes we have 5 categories: adsorption, leaching, volatilization, plant uptake and runoff. And in case of degradation process, we have again like 3 categories here: microbial degradation, chemical degradation and photo degradation. So let us take them one by one. Okay, so it is a diagram in which you can see कि कौन कौन से fate हैं आपके soil applied herbicides के. इट लाइक प्लांट अपटेक एंड क्रॉप रिमूवल, जो कि मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ. वॉलेटिलाइजेशन, फोटो डिकम्पोजिशन, रन ऑफ हो सकता है, लीचिंग हो सकती है, केमिकल डिग्रेडेशन हो सकता है, एड्सॉर्प्शन हो सकता है एंड माइक्रोबियल डिग्रेडेशन हो सकता है. तो इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन अब आपको पढ़ाते हैं. ओके, देन यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस इज एड्सॉर्प्शन.
ठीक है। तो एड्जॉर्प्शन का आपको पता ही है, मतलब कि किसी भी एक सब्सटेंस का किसी दूसरे सब्सटेंस की बाउंड्रीज पर अटैच हो जाना एक तरह से। सो इसमें क्या होता है कि जो हर्बिसाइड्स होते हैं दे आर बाइंड टू दी सॉइल कॉलॉइड्स। तो जो क्ले और ऑर्गेनिक मैटर फ्रैक्शन है सॉइल का, ठीक है, उनके जो ऊपर आपका हर्बिसाइड है वो बाइंड हो जाता है। तो द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन determines how much herbicide is available to plants। तो सपोज करिए अगर एड्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तो पहली बात तो एड्जॉर्प्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहेगा। इट मीन्स कितना अमाउंट अवेलेबल होगा टू कंट्रोल द वीड्स और टू इंजर द क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा एड्जॉर्प्शन है तो प्लांट अपटेक कम होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इट मीन्स तो हमको ये एड्जॉर्प्शन से पता चल जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ हर्बिसाइड प्लांट्स को अवेलेबल है और कितना कितना आपका एड्जॉर्ब हो चुका है सॉइल में। And then absorption also affects other environmental processes such as leaching, volatilization and microbial degradation। तो other जो processes हैं वो भी इस पे क्या कर सकते हैं, it can affect them। okay, so what are the factors affecting the herbicide absorption? तो सबसे पहले soil organic matter content। तो soil organic matter content जितना ज़्यादा होगा तो soil colloids उतने ज़्यादा होंगे, तो there is a chance कि वहाँ पर आपका absorption ज़्यादा हो। Similarly in case of soil clay type and content, then soil moisture and herbicide chemistry and soil pH। तो ये हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, you just look the factors which can affect the absorption of the herbicide here। okay, detail part I'll take up in the future। okay, so मेरा आइडिया ये है कि पहले आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हम बाद में लेना शुरू करेंगे। okay, then leaching, the second process which we are going to discuss now, leaching। so leaching is the downward movement of the substance, and here the substance is herbicide by water in the soil and beyond the root zone। okay, तो वैसे लीचिंग का मतलब यहाँ पर हमारा यही है कि पानी के साथ साथ आपका जो हर्बिसाइड है वो कैसे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो दैट कम्स अंडर लीचिंग। अब लीचिंग का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले लीचिंग का इंपॉर्टेंस आता है एक्टिवेशन में प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स के। सो इट एक्टिवेट्स द प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स, एंड हाउ डज इट डू दैट वो हम अब जानते हैं। सो जो सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स होते हैं बेसिकली वो सॉइल के सरफेस पर ही अप्लाई किए जाते हैं। तो अगर उनको इफेक्टिव होना है तो इन हर्बिसाइड्स को क्या करना पड़ेगा, वीड सीड जर्मिनेशन जोन में जाकर रीच करना होगा। इट मीन्स, तो मैं अभी नेक्स्ट डायग्राम आपको दिखाऊंगा कैसे वो मतलब रीच करता है। तो टू बी इफेक्टिव जो हर्बिसाइड्स हैं दे मस्ट बी इन द वीड सीड जर्मिनेशन जोन। तो हर्बिसाइड्स दे कैन गेट इनटू दिस जोन बाय आइदर मैकेनिकली मिक्सिंग द सॉइल। तो या तो हम मिक्स कर सकते हैं सॉइल में इस हर्बिसाइड को, या फिर इट कैन बी लीज्ड इनटू द जोन बाय रेनफॉल और इरिगेशन वाटर। तो इरिगेशन वाटर या रेनफॉल के थ्रू भी ये लीच हो सकते हैं आपके वीट सीड जर्मिनेशन जोन में। सो देखिए, जैसे कि अब मैंने डायग्राम में दिखाया, तो आप देखिए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड सरफेस पे डला है, ठीक है। तो जो वीट सीड्स आपके डॉटेड वाले दिखाए गए हैं, तो वीट सीड जोन जर्मिनेशन जोन ये वाला है। अब देखिए आपने सरफेस पे डाला, जब रेनफॉल हुई सेकंड वाले में, तो रेनफॉल से क्या हो, जो आपकी लाइंस हैं, लाइंस दिखा रही हैं कि जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड था दैट हैज़ मूव्ड इनटू द वीट सीड जोन जर्मिनेशन जोन। ओके, तो दिस इज हाउ इट एक्टिवेट्स द pre-emergent herbicides। okay, I hope it is clear। okay, then moving on, leaching can also explain the selectivity। yes, तो अब यहाँ पर हम प्रोफाइल टॉलरेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है प्रोफाइल टॉलरेंस, मैं आपको इसको बताता हूँ कि हमेशा याद रखिए कि जो क्रॉप टॉलरेंस होगा एक हर्बिसाइड का, इट मे बी वेरी गुड एज लॉन्ग एज द हर्बिसाइड इज नॉट डीप इनफ टू बी इन द क्रॉप रूट जोन। तो जब तक आपका जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है सिर्फ वीड जर्मिनेशन जोन में ही है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे नीचे चला जाए और आपकी क्रॉप रूट जोन में पहुंच जाए, सो इट कैन अफेक्ट द क्रॉप एज सच। सो इट मीन्स जब हैवी लीचिंग होती है, इट मे मूव द हर्बिसाइड डाउनवर्ड्स इनटू द क्रॉप रूट जोन एंड इट कैन कॉज इंजरी और डेथ टू द क्रॉप। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेट्रीब्यूजिन टॉलरेंस की बात करें, पर्टिकुलरली सोयाबीन के केस में, तो मेट्रीब्यूजिन आपका सोयाबीन को अफेक्ट नहीं करता है जब तक वो हर्बिसाइड आपका रूट जोन से अबव रहता है।
बट लेकिन सोयाबीन कैन बी सीवियरली इंजर्ड इफ दिस हर्बिसाइड इज लीच्ड इनटू द रूट जोन, ऑलवेज रेफर, और इसी को हम प्रोफाइल टॉलरेंस बोलते हैं। तो प्रोफाइल टॉलरेंस, यहाँ पे हम सॉइल प्रोफाइल की बात कर रहे हैं। अगर सॉइल प्रोफाइल के ऊपर तक ही आपका हर्बिसाइड है और रूट जोन में नहीं पहुंचा है क्रॉप के, तो वो इंजरी कॉज नहीं करेगा, लेकिन अगर वो पहुंच चुका है तो वो इंजरी करेगा। सो इसको भी हम देखते हैं। आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो आपके यहाँ पर देखे गए कि हर्बिसाइड्स को आपका दिखाया गया है किससे, लाइन से दिखाया गया, क्रॉप सीड को आपका डॉट से दिखाया गया। तो यू सी, जब तक आपका हर्बिसाइड ऊपर वाले जोन में है और रूट जोन में नहीं है तो देयर इज नो क्रॉप इंजरी। बट इन केस ऑफ क्रॉप इंजरी आप देख सकते हैं हर्बिसाइड नीचे मूव कर चुका है एंड इट हैज मूव टू दी व्हाट crop root zone. So that's why it is known as the profile tolerance. Okay. Now moving on, runoff and erosion. So runoff and erosions, these are the transport processes which also affects the environmental fate of herbicide, usually in a negative way. तो होता क्या, a herbicide it may leave the application site in surface water running off the site. तो पानी के साथ साथ जब पानी रन ऑफ करेगा, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा पानी आपका बच जाता है तो सरफेस पे जो फ्लो होता है उसी को हम रन ऑफ बोलते हैं। उसके साथ साथ हर्बिसाइड भी आपका एप्लीकेशन साइट से क्या कर सकता है, जा सकता है छोड़ के उसको विद द रनिंग वाटर। सो दिस हर्बिसाइड मे बी डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन द रन ऑफ वाटर और इट मे बी एड्सॉर्ब्ड टू द सॉइल कैरिड बाय रन ऑफ वाटर। एंड मोर ओवर herbicide runoff is a serious concern. Why? Because this runoff water ultimately makes its way into the rivers and surface reservoirs which are used for drinking water. तो it is a very serious concern क्योंकि अगर ये herbicide आपका runoff water के साथ साथ rivers में या surface reservoirs में पहुंच जाएगा, so ultimately ये आपका drinking water के purpose के लिए भी use होता है, it may be fatal for the human health. Then moreover, now let us talk about volatilization. So volatilization means it is a process wherein a condensed phase such as a liquid or solid is transformed into a vapor by elevation of the temperature or reduction of the external pressure. तो volatilization में simple अगर हम बात करें, जो आपका liquid आपका या solid है एक तरह से बाद में आपका vapor बन के elevate कर जा रहा है, transform हो जा रहा है, तो उसी को वो या तो वो टेम्परेचर के एलिवेशन से हो सकता है वेपर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर के रिडक्शन से हो सकता है। तो जितने भी हर्बिसाइड जिनका वेपर प्रेशर मोर देन 1 × 10⁻⁵ mmHg होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस आर जनरली कंसिडर वॉलेटाइल। ओके, तो ये हमेशा आपको याद रखना है ये फिगर। तो हमेशा देखिए जो प्रोसेस होता है वॉलेटिलाइजेशन का, इट इज़ बेसिकली कंट्रोल्ड बाय 2 मैकेनिज्म्स। तो पहला क्या है, द इवेपोरेशन of the active ingredient from the soil or plant surface to which it has been applied. तो पहले में तो क्या हो रहा है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपने अप्लाई किया है सॉइल पे या प्लांट सरफेस पे, इट हैज़ टू बी लाइक जब में उसको इवेपोरेट होना है एंड देन इवेपोरेट, देन इट विल बी dispersion of the resulting vapor through the overlaying atmosphere by diffusion and turbulent mixing. तो इसको अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए जो फर्स्ट प्रोसेस इवेपोरेशन का, इट इन्वॉल्व्स अ फेज चेंज। इट मीन्स फ्रॉम इनिशियल स्टेट ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर फेज में चेंज आ रहा है। इट मीन्स पहले प्रोसेस में आपका जो इनिशियल स्टेट होगी सॉलिड और लिक्विड की, दैट विल कन्वर्ट इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वेपर। ओके, दो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द एक्सपोज्ड रेसिड्यू and is either the vapor pressure of the active ingredient or lower values to which it reduced by interaction of the compound with the surface. Okay, तो second process में आपका क्या है, dispersion का process है. It means the second process of dispersion into the atmosphere acts through the turbulent flow of air over the evaporating surface. तो जहाँ पर इवेपोरेटिंग सरफेस के ऊपर जो टर्बुलेंट फ्लो ऑफ एयर है उसके थ्रू इसको डिस्पर्स करना है। तो फ्लो ऑफ एयर इज लाइक कॉन्टिन्यूसली रिप्लेसेस द एयर अराउंड द इवेपोरेटिंग सरफेस एंड मिक्सेस एंड डाइल्यूट्स द हेर्बिसाइड वेपर इनटू द सराउंडिंग एयर। तो जो आपकी टर्बुलेंट या फ्लो ऑफ एयर है वो कंटिन्यूसली रिप्लेस करता रहेगा एयर को जो कि आपके इवेपोरेटिंग सरफेस के बाउंड्रीज पर हैं और आपके हर्बिसाइड को डाइल्यूट और मिक्स करता रहेगा इनटू द सराउंडिंग एयर। Okay, so this is all about the volatilization. Now you see plant uptake and metabolism. It is very simple कि जो plant roots हैं they may absorb or take up the herbicides from the soils. तो plant roots आपके herbicides को uptake कर सकती हैं soil से and plant foliage के through से भी, and they may
What happened after that? Crop and plants tolerant to the herbicide often metabolize the chemical into non-toxic substance based on their differential metabolism. तो अब जब plants और crops इसको herbicide को क्या करते हैं, अपटेक करते हैं, तो जो tolerant crop और plants होते हैं, they can metabolize this chemical into the non-toxic substances and it is based on differential metabolism. तो इसका एक अलग से एक चैप्टर हम करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे होता है प्लांट्स के अंदर डिफरेंट हर्बिसाइड्स का. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू, उसको हमें समझना पड़ेगा. तो अभी बेसिक आपको समझा रहा हूँ मैं आपको. नाउ मोर ओवर लेट अस टॉक अबाउट द डिग्रेडेशन प्रोसेस. तो सबसे पहले माइक्रोबियल डिग्रेडेशन की बात करते हैं. तो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन मीन्स जब आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से आपके जो हर्बिसाइड्स हैं वो डिग्रेड करें. सो माइक्रोबियल डिग्रेडेशन इज अ मेजर मीन्स ऑफ डिसिपिएशन for many herbicides. Herbicides can serve as a substrate for soil microorganisms, basically as a food source, and various species of bacteria, they are the primary soil microorganism which can degrade the herbicide. And microbial degradation results in change from an active herbicide molecule to one with no herbicidal activity. तो microbial degradation से क्या होता है कि जो active herbicide molecule है that can be converted into no herbicidal activity molecule. So the rate of microbial degradation is highly correlated with the population and activity of the microorganisms. इसका मतलब जितना ज़्यादा आपका microorganisms active होंगे, जितने ज़्यादा उनकी population होगी, तो microbial degradation का rate भी high होगा. For example, 2,4-D gets changed into non-toxic अल्फा क्लोरोमिकॉनिक एसिड बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 2,4-D माइक्रोबियल डिग्रेडेशन की हेल्प से किस में बदल जाता है, इनटू अ नॉन टॉक्सिक अल्फा क्लोरोमिकॉनिक एसिड. देन केमिकल डिग्रेडेशन की बात करते हैं. तो ये एक तरह से नॉन बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन है जिसे हम अबायोटिक डिग्रेडेशन भी बोलते हैं. इट मीन्स हियर द डिकम्पोजिशन ऑफ हर्बिसाइड इन द सॉइल इज प्योरली बाय केमिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. So it may occur, as a result of oxidation, reduction and hydrolysis. So oxidation means there is a loss of electrons or gain of oxygen. तो evaporated conditions में होता है. Reduction जब हम there is a gain of electron but loss of oxygen. So it may it may occur in the wet or flooded areas. And then hydrolysis means there is degradation from the रिएक्शन विद वाटर. तो कंडीशन जब आपका अवेलेबल वाटर अवेलेबल हो, तो ये तीनों की वजह से आपका केमिकल डिग्रेडेशन हो सकता है. ओके. देन फोटो डिग्रेडेशन. तो नाम से पता चल रहा है लाइट से अगर डिग्रेड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट. तो सम सॉइल अप्लाइड लाइक डाइनाइट्रोएनिलिन्स, दे आर सब्जेक्टेड टू फोटो डिग्रेडेशन. So a chemical degradation by sunlight is known as photo degradation, and yes, loosely इसको हम photolysis भी बोल सकते हैं. Okay, and this can be avoided by mechanically incorporating the herbicide into the soil. तो इसीलिए हम अगर mechanically इनकॉर्पोरेट कर दें सॉइल्स को तो फोटो डिग्रेडेशन होने के चांसेस कम होंगे. क्यों? क्योंकि उनका एक्सपोजर सनलाइट से रुक जाएगा या चेक हो जाएगा. सो आपका जो सिथॉक्सिडिम है, इट इज़ अ पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड एंड इट इज़ ऑल्सो हाईली सब्जेक्टेड टू फोटो डिग्रेडेशन. तो ज़्यादातर डाइनाइट्रोएनिलिन्स या सिथॉक्सिडिन, एंड सिथॉक्सिडिन स्टिल वर्क्स एंड अवॉइड्स फोटो डिग्रेडेशन by being very rapidly absorbed by the plants. तो अगर इसको अपना फोटो डिग्रेडेशन को अवॉइड करना है तो प्लांट्स इसको रैपिडली अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसका फोटो डिग्रेडेशन चेक हो सकता है इन दैट केस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फेट ऑफ सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड. आई होप आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे कैसे आपका जो इंटरैक्टिंग प्रोसेसेस हैं हर्बिसाइड्स और सॉइल के बीच में वो अकर होते हैं, कौन कौन से वो होते हैं, ट्रांसपोर्टिंग प्रोसेसेस कौन से हैं, डिग्रेडिंग प्रोसेसेस कौन से हैं, कौन से हर्बिसाइड्स आपके वॉलेटाइल कहलाएंगे, कितना वेपर प्रेशर उनका होना चाहिए, सॉइल सॉइल प्रोफाइल टॉलरेंस क्या होता है. ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में जानने को मिली होंगी, आई होप सो. लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड आई थिंक यू हैव लाइक द लेक्चर. So do share, comment and subscribe my YouTube channel Agri-Tutorial, and yes, do not forget to press the bell icon. Stay safe. आप safe रहिए, family के साथ रहिए, खुश रहिए.
ठीक है। एंड आई नो कि पढ़ाई का थोड़ा प्रेशर होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, एंड इट हैपन, सभी के साथ होता है। और दूसरी चीज़ लेकिन जो मैटर करता है कि हम कैसे रिज्यूम बैक करते हैं, दैट ऑल मैटर्स, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।